किया जाना चाहिए। दुर्खिम भी समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में थे, लेकिन इनके अनुसार पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाया जाना चाहिए ताकि ये अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान अपने स्वतंत्र नियमों का विकास कर सके और उसके बाद सामान्य विज्ञान बनकर अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में समन्वय स्थापित कर सके। पहले अपने नियम बनाएगा और फिर दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ में संबंध स्थापित करेगा। अतः दुर्खिम ने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम सामाजिक तथ्यों के, सोशल फैक्ट्स के अध्ययन पर जोर दिया। सामाजिक तथ्य जो होते हैं उनमें सामूहिक चेतना होती है और उसके बाद सामूहिक प्रतिनिधान आ जाता है, और ये प्रतिनिधान जो होता है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर समाज के अंदर बहुत बड़ा समूह कुछ कहता है तो धीरे धीरे सोशल फैक्ट बन जाते हैं और उन्हीं सोशल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आपसे व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। तो उन सोशल फैक्ट्स की स्टडी समाजशास्त्र के अंतर्गत की जानी चाहिए। और दुर्खिम ने कहा था कि समाजशास्त्र क्या है? सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। अतः इसके अंतर्गत समाज को अगर समझना है तो उसके लिए सामूहिक प्रतिनिधानों को अच्छे से समझना जरूरी है। हॉबहाउस जो था उसने बताया कि समाजशास्त्र के अंतर्गत अन्य सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना। कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो हैं उनको सर्च आउट करें, फिर उसका जनरलाइजेशन करना कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पाए जाते हैं। स्थायी व परिवर्तनशील कारकों का अध्ययन करना, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्थायी हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो परिवर्तनशील हैं। उन दोनों फैक्टर्स की स्टडी हम समाजशास्त्र के अंदर करेंगे। और विकास की प्रकृति का अध्ययन करना कि नेचर ऑफ डेवलपमेंट क्या है, वो भी समाजशास्त्र के अंदर स्टडी की जाएगी। और सामान्य तत्वों, क्षेत्रों तथा पक्षों का अध्ययन करना, जैसे मैंने अभी बताया कि विभिन्न समाजशास्त्रों के अंदर, विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंदर पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का अध्ययन इसके अंतर्गत, समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत सिमेल जो थे, उनके अनुसार सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के अंदर उनका अपना एक स्वरूप होता है और एक अंतर्वस्तु होती है। स्वरूप इज फॉर्म, अंतर्वस्तु इज कंटेंट, जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फॉर्म इज डिफरेंट एंड कंटेंट इज डिफरेंट। स्वरूप अलग है और अंतर्वस्तु अलग है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि सहयोग, अनुकरण, प्रतिस्पर्धा, ये सारे के सारे स्वरूप हैं। और राजनीतिक संघ, धार्मिक संघ, ये सारी अंतर्वस्तु हैं। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें इन स्वरूपों का अध्ययन करना है, अंतर्वस्तु का अध्ययन नहीं करना है। वीरकांत ने कहा कि मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए, जैसे कि स्नेह, प्रेम, घृणा, ये सारे के सारे चीज जो है वो सामाजिक संबंधों का आधार होती हैं। किसी भी सामाजिक संबंध का आधार प्रेम हो सकता है, स्नेह हो सकता है, घृणा हो सकता है। इन सभी सामाजिक मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। और इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंकीय स्वरूपों का अध्ययन है जो कि मानव को एक दूसरे से बांधते हैं। ये सारे मानसिक संबंध ही हैं जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधने का कार्य करते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंदर ही वॉनवीज जो था, उन्होंने मानव संबंधों के स्वरूपों या सामाजिक प्रक्रियाओं के स्वरूपों का अध्ययन करने पर जोर दिया था। और उन्होंने कहा था कि मानव समाज के 650 स्वरूपों का वर्णन किया अपने अध्ययन के दौरान, कि मानव समाजों में 600 सामाजिक संबंधों के अंदर 650 प्रकार के स्वरूप पाए जाते हैं। और ये कह सकते हैं कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। बिना सामाजिक संबंधों के हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। और समाजशास्त्र में समाज का ही वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन किया जाता है। मैक्स वेबर जो थे, उनके अनुसार यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो इसका क्षेत्र जो है वो अस्पष्ट और असीमित हो जाएगा। सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत नहीं कर सकते। अतः वेबर मानते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रिया का, सोशल एक्शन का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। अब सामाजिक क्रिया क्या होती है? क्योंकि ये स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसमें समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान माना है,
इसलिए सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों के अध्ययन पर जोर दिया। और उसमें भी उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन की स्टडी की जानी चाहिए। अब सामाजिक क्रिया क्या होती है? जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करता है, दो व्यक्ति आपस में टकराते हैं, अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं और ये टकराना या मिलना अर्थपूर्ण होता है, मीनिंगफुल होता है, तो सामाजिक क्रिया कहलाती है। और इसी सामाजिक क्रिया से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। अतः हमें ऐसी सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए जो कि अर्थपूर्ण हो और साथ में एक दूसरे का व्यवहार उन दोनों का प्रभावित हो। अतः कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कराने का प्रयास करता है, उसको बताता है कि किस प्रकार के सामाजिक संबंध हैं, अगर वो सामाजिक क्रिया के आधार पर बने हैं तो उनका अध्ययन उसके अंतर्गत किया जाता है। अतः हम कंक्लूड कर सकते हैं कि समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र सामाजिक व्यवहारों का अवलोकन करना, व्याख्या करना एवं तर्क तथा अनुभव से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करना है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। समाज से संबंधित अनेक बातें होती हैं जिनका अध्ययन करने के लिए अनेक विभिन्न प्रकार के विज्ञानों और विषयों का आविष्कार किया गया, उनका विकास किया गया। आर्थिक बातों के लिए अर्थशास्त्र होता है, राजनीतिक बातों के लिए राजनीति शास्त्र होता है, मनोवैज्ञानिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान होता है। इन सभी विज्ञानों का परिप्रेक्ष्य अलग अलग है, क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञान मानव समाज के कुछ विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन करते हैं, विशिष्ट दृष्टिकोण से करते हैं। अतः इनमें परस्पर संबंध होना भी स्वाभाविक है कि किस प्रकार का संबंध इनके अंदर पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ये सारे आपको दिख रहे हैं सब्जेक्ट्स जिनके साथ में समाजशास्त्र का संबंध पाया जाता है। इस सारे सब्जेक्ट्स में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को यूज किया जाता है। ये दूसरे सब्जेक्ट जो हैं उनमें से भी यूज किया जाता है, समाजशास्त्र भी करता है और ये सब्जेक्ट भी समाजशास्त्र से करते हैं, इंटरलिंक्ड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। कि शिक्षा शास्त्र जो है उसके अंदर समाजशास्त्र विषय के कुछ एस्पेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है और शिक्षा शास्त्र को भी हम लोग अपने समाजशास्त्र के अंदर यूज करते हैं। राजनीति शास्त्र के अंदर राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र जो है मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है तथा राजनीति शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और राजनीति शास्त्र कहता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। और वर्तमान में एक नवीन शाखा के रूप में राजनीतिक समाजशास्त्र जो है उसका तेजी से विकास हो रहा है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो जो कंटेंट हम लोग पॉलिटिकल साइंस में यूज करते हैं वही उसमें से कुछ कंटेंट हम लोग सोशियोलॉजी में यूज करते हैं और जो कंटेंट हम सोशियोलॉजी में यूज करते हैं उसमें से कुछ कंटेंट हम पॉलिटिकल साइंस में यूज करते हैं। तो दोनों विषय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। बिना राजनीति शास्त्र के हम समाजशास्त्र की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि समाज के अंदर राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वैसे ही बिना समाजशास्त्र के हम राजनीति शास्त्र की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बिना समाज के आप राजनीति कहाँ करेंगे। राजनीति के लिए समाज की जरूरत है और समाज के लिए राजनीति की जरूरत है, राज्य की जरूरत है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। वैसे ही विधि शास्त्र के अंदर लॉ, कानून का अध्ययन किया जाता है और प्राचीन काल से आप जानते हैं कि समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून का सहारा लिया जाता था। पहले कानून अलिखित रूप में होता था, लेकिन बाद में लिखित रूप में आया, तो हम कानून की उपयोगिता को समाजशास्त्र के अंदर नकार नहीं सकते और वैसे ही कानून या विधि शास्त्र के अंदर समाजशास्त्र की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। समाज नहीं होगा तो हम कानून की कल्पना नहीं कर सकते और कानून नहीं होगा तो हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हम सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियां जो होती हैं सदैव एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। हम बिना सामाजिक परिस्थितियों के आर्थिक क्रियाओं की बात नहीं कर सकते और बिना आर्थिक क्रियाओं के सामाजिक क्रियाओं को इमेजिन नहीं कर सकते। तो आर्थिक क्रियाएं और सामाजिक क्रियाएं दोनों एक दूसरे पर निर्भर होती है। ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र सब्जेक्ट जो होते हैं, विषय जो होते हैं, वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। कोई भी सामाजिक क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करेंगी और आर्थिक क्रियाएं सामाजिक क्रियाओं को प्रभावित करेंगी।
आप देख लीजिए, अगर किसी समाज की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है तो उस समाज का विकास बाधित होगा, और जहां पर समाज जो है वो आर्थिक क्रियाओं के द्वारा विकसित नहीं हो रहा है, किसी भी आर्थिक क्रिया करने के लिए भी आपको एक समाज का विकसित होना जरूरी है, सामाजिक वातावरण का होना जरूरी है। मानव शास्त्र और समाज शास्त्र, क्रॉबर्न ने इनको जुड़वा बहने कहा था, क्योंकि मानव शास्त्र में हम मानव के सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक पद्धति से, और समाज शास्त्र में हम समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं। एंड मैन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिना मानव के हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते, और बिना समाज के हम मानव की कल्पना नहीं कर सकते। मानव को अगर अस्तित्व में रहना है तो उसके लिए समाज बहुत ही जरूरी है। समाज के बिना मानव अस्तित्व में नहीं रह सकता। अतः दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं, दोनों विषय जो हैं, वो एक दूसरे पर आश्रित हैं, निर्भर हैं, इनमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब हमारे किसी के साथ के सामाजिक संबंध किस प्रकार के हैं, डिपेंड करता है हमारी मानसिक स्थिति पर, और किसी की मानसिक स्थिति कैसी है डिपेंड करता है उसके सामाजिक वातावरण पर। अगर सामाजिक वातावरण अच्छा है तो उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, और अगर मानसिक स्थिति अच्छी है तो संबंध सौहार्दपूर्ण होंगे। तो मानसिक स्थिति और सामाजिक संबंध दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। उसी प्रकार से मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जननांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या के विविध आयामों का अध्ययन किया जाता है, और उसके अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू जो होता है उस पर विशेष फोकस किया जाता है। उसी प्रकार से समाजशास्त्र के अंदर भी हम जनसंख्या के महत्व को नकार नहीं सकते। बिना पॉपुलेशन के, बिना जनसंख्या के हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते, और समाज के विकास में जनसंख्या एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। अतः जननांकिकी और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा बेसिकली समाज कल्याण के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों से संबंधित है। समाजशास्त्र के अंदर हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे हम समाज सेवा में इम्प्लीमेंट करते हैं। जो कुछ भी ज्ञान हमने समाजशास्त्र के द्वारा प्राप्त किया है उसे समाज के विकास के अंदर व्यवहारिक रूप से काम में लाया जाता है, और व्यवहार रूप में काम में लिए जाने के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और उसको व्यवहार रूप में लाने के बाद उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसका जो व्यवहारिक पहलू, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाज सेवा के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो समाज सेवा और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र का महत्व। अभी हमने अपने पूरे लेक्चर में समाजशास्त्र का परिचय, उसकी परिभाषाएं, उसका विषय क्षेत्र, उसकी नेचर, प्रकृति, विषय वस्तु, और उसके बाद विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ उसके संबंध, इन सब का अध्ययन किया तो हमें पता चला कि समाजशास्त्र का इम्पोर्टेंस कितना है। क्योंकि समाजशास्त्र में समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है, और समाज को समझने के लिए, समाज के विकास को जानने के लिए समाजशास्त्र को समझना बहुत जरूरी है। तो उसका इम्पोर्टेंस जो है उसको हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है विभिन्न संस्थाओं की व्यक्ति विशेष के विकास में भूमिका का अध्ययन। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो उससे सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, और ये सामाजिक संबंध जो है वो सामाजिक समूहों के निर्माण में योगदान देते हैं। और जब समूह किसी विशेष उद्देश्य को लेकर कार्य करते हैं तो संस्थाओं का निर्माण होता है, और ये संस्थाएं किसी व्यक्ति विशेष के विकास में क्या भूमिका अदा करती हैं, इसका ज्ञान जो होता है वो हमें समाजशास्त्र के द्वारा ही हो सकता है। तो समाजशास्त्र का अध्ययन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उस कंसर्न में कि समाज के अंदर जो विभिन्न संस्थाएं व्याप्त हैं, उन संस्थाओं का